बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड द नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट डिफरेंट क्लासेस में पढ़ाया जाता है। क्लास 7 में जो सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है उसका टाइटल कंप्यूटर एजुकेशन है। क्लास 7 के लिए जो बुक आपके सिलेबस का हिस्सा है वो नेशनल बुक फाउंडेशन ने पब्लिश की है। वी शैल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। पहले चैप्टर से हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 1 इज़ द सिस्टम यूनिट। पहले चैप्टर का नाम द सिस्टम यूनिट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक इज़ मेन कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। इसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं, आप भी प्लीज़ साथ पढ़िएगा। सिस्टम यूनिट इज़ द केस दैट कंटेन्स ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लाइक मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, रैम, CPU दैट इज़ द माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड ऑप्टिकल ड्राइव एट्सेट्रा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग देखें तो आपकी बुक में एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, दैट इज़ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में मदरबोर्ड अलहदा लिखा गया है और बोर्ड अलहदा लिखा गया है, लेकिन आप प्लीज़ याद रखिए मदरबोर्ड हमेशा इकट्ठा करके लिखा जाता है। ये एक ही वर्ड है, ये दो अलहदा अलहदा वर्ड नहीं है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि इनपुट में इन अलहदा और पुट अलहदा नहीं होता, इनपुट एक ही वर्ड है। सिमिलरली आउटपुट में आउट अलहदा और पुट अलहदा नहीं होता, आउटपुट भी एक ही वर्ड है। इसी तरीके से मदरबोर्ड भी एक ही वर्ड है, इसको अलहदा अलहदा लिख दिया गया है, दैट इज़ ए मिस्टेक। आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इस वक्त हम अपनी बुक का पेज नंबर 9 स्टडी कर रहे हैं जो कि मदरबोर्ड के बारे में है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड को करेक्ट करके लिख दिया गया है और मदरबोर्ड को कंबाइन करके एक ही वर्ड बना दिया गया है। हम यहाँ से रीड आउट करते हैं, आप लोग भी प्लीज़ अपनी बुक से रीड आउट कीजिएगा, देखिएगा। इस बुक को हम स्टडी भी करते हैं, साथ साथ जहाँ पर जो कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। ए मदरबोर्ड that is also called a system board is the main printed circuit board found in general purpose computers, which serves as the central circuit hub that connects all the peripherals and components of a computer, for example CPU, memory etc. फर्स्ट पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो बात यह है कि मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। सिस्टम बोर्ड और मदरबोर्ड एक ही बोर्ड के दो नाम हैं। एक्चुअली ये एक बड़ा सा सर्किट होता है जो कि एक बोर्ड के ऊपर बना दिया गया होता है, जिसके लिए यहाँ पर प्रिंट का वर्ड यूज़ किया गया है। आमतौर पर जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कहा जाता है, जो कि हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। ये सब के सब जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कहलाते हैं। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में जो मेन सर्किट बोर्ड होता है वो मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड का काम ये होता है कि जितने भी डिवाइसेस हैं उन सारों को एक दूसरे से कनेक्ट करे। यहाँ पर आप देखिए एक पेरिफेरल्स का वर्ड यूज़ हुआ है। पेरिफेरल से मुराद वो सारी की सारी डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की हुई होती हैं। इनमें मेनली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर एट्सेट्रा। ये सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस मदरबोर्ड के थ्रू ही कनेक्ट की हुई होती हैं सिस्टम यूनिट के साथ। इसी तरह कंप्यूटर के बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट्स, जैसा कि कंप्यूटर का प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर जो कि एक्चुअली CPU कहलाता है, और इसके अलावा कंप्यूटर की मेन मेमोरी जिसको रैम कहते होते हैं, ये सारी चीज़ें भी मदरबोर्ड के थ्रू ही कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट हुई भी होती हैं। सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द मदरबोर्ड इज़ माउंटेड इनसाइड द केस and is securely attached via small screws through pre-drilled holes. Motherboard provides ports to attach the hard drive and optical drives via ribbon cables. Motherboard carries fans and special port designed for power supply.
इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट के अंदर जो केस है, उस केस में बहुत सिक्योर तरीके से माउंट किया हुआ होता है, उसमें लगा हुआ होता है। इसको लगाने के लिए छोटे छोटे स्क्रूज यूज़ किए जाते हैं। उन स्क्रूज़ के लिए जगह ऑलरेडी मदरबोर्ड में अवेलेबल होती है और उन स्क्रूज़ के थ्रू ही मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। मदरबोर्ड के ऊपर डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, जिन पोर्ट्स के ऊपर हार्ड ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव से मुराद क्या है, CD रोम या DVD रोम या फिर हमारी सुपर ड्राइव एट्सेट्रा, इस टाइप के ड्राइव्स मदरबोर्ड पर अटैच हो जाती हैं और जिन केबल्स के थ्रू ये अटैच होती हैं वो रिबन केबल्स कहलाती हैं। तो मदरबोर्ड के ऊपर अवेलेबल पोर्ट्स पर हमारी ऑप्टिकल ड्राइव्स माउंट हो जाती हैं। मदरबोर्ड के ऊपर एक फ़ैन भी लगा हुआ होता है, जिसका काम ये है कि वो उसको सिस्टम को कूल करता है, सिस्टम को ठंडा रखता है। इसी तरीके से सिस्टम यूनिट के अंदर एक पावर सप्लाई भी अवेलेबल है। पावर सप्लाई से डिफरेंट वोल्टेज की केबल्स बाहर आ रही होती हैं और सिस्टम यूनिट में अवेलेबल जिस पार्ट को जितने वोल्टेज रिक्वायर्ड होते हैं वो उसको ठीक वोल्टेज प्रोवाइड करती हैं। एंड द लास्ट पैराग्राफ रिगार्डिंग मदरबोर्ड कैरीज a number of ports to connect the monitor, printer, mouse, keyboard, speaker, network cables, etc. मदरबोर्ड के ज़रिए हम जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उन सारों को कनेक्ट करते हैं। मदरबोर्ड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज़ मेमोरी यूनिट। मैं ज़रा यहाँ से इसको रीड आउट करूँगा, आप लोग भी प्लीज़ अपनी अपनी बुक्स कंसल्ट करें। मेमोरी यूनिट, द मेन मेमोरी दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड by the CPU to store and retrieve information। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्राइमरी मेमोरी में कई टाइप की मेमोरीज अवेलेबल होती हैं जो कि नॉर्मली सेमीकंडक्टर चिप की बनी हुई होती हैं। लेकिन जहाँ पर भी वर्ड मेन मेमोरी आएगा, मेन मेमोरी से मुराद नॉर्मली रैम ही हुआ करती है, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी वो मेमोरी है जो कि रीड एंड राइट बोथ पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है और यही मेमोरी एक्चुअली डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU है। दैट मीन्स कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर डायरेक्टली डाटा राइट करवा सकता है और यहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन रीड आउट कर सकता है। नेक्स्ट हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरीज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर दो टाइप्स मेंशन की गई हैं प्राइमरी मेमोरी की। द फर्स्ट वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज रैम। इट इज यूज्ड टू रीड एंड राइट डाटा बट द डाटा इज वोलेटाइल और टेम्परेरी। दैट इज whenever the power is switched off, the contents of RAM are lost। मैं साथ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी इस तरह की मेमोरी होती है कि जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है, कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, तो इसमें अवेलेबल कंटेंट्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन कर दिया जाता है या फिर उसकी पावर डिस्कनेक्ट हो जाती है तो उसमें अवेलेबल डाटा कंटेंट्स सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, all computer programs must be loaded into the RAM before execution. The size of the memory is measured by the number of bytes available for use. कंप्यूटर सिस्टम को जितने भी प्रोग्राम्स रन करना होते हैं उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो ऑलरेडी रैम में अवेलेबल हों, दैट इज़ रैम रेजिडेंट हों। अब हम दूसरी टाइप की प्राइमरी मेमोरी के बारे में स्टडी करते हैं। दिस इज़ रीड ओनली मेमोरी, दैट इज़ ROM। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इंस्ट्रक्शंस इन ROM आर embedded permanently at the time of its manufacturing. ROM is also contains basic input-output system, that is also called BIOS। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ROM एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है।
नॉन वॉलेटाइल से मुराद ये है कि इसमें जो डाटा कंटेंट्स एक दफ़ा राइट कर दिए जाते हैं वो इसमें परमानेंटली अवेलेबल रहते हैं। अगर कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन भी कर दिया जाए या उसकी पावर कट ऑफ भी हो जाए तो इसमें जो अवेलेबल डाटा कंटेंट्स हैं वो परमानेंटली इसमें अवेलेबल रहते हैं। रोम में जो डाटा कंपोनेंट्स हैं वो परमानेंटली राइट किस वक्त किए जाते हैं? उस वक्त जब मैन्युफैक्चरर जब उसको रोम को बना रहा होता है तो वो उसमें परमानेंटली डाटा कंटेंट्स को राइट कर देता है। रोम में जो डिफरेंट डाटा कंटेंट्स अवेलेबल हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट्स बायोस कहलाते हैं। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक पेरिफेरल डिवाइसेस हैं Now we shall start studying about Central Processing Unit. I'll read out it from the book. Please consult your books. Central Processing Unit, that is CPU, is the primary component of a computer that processes and executes instructions. CPU consists of two parts, that is ALU, Arithmetic and Logic Unit, and CU, that is Control Unit. CU or control unit is the first major part of ALU. CU controls the electronic flow of information around the computer. The speed of the processor is measured in hertz. It coordinates the activities of all the other units in the system. ALU is the second major part of the CPU. The arithmetic logic unit, that is ALU, is responsible for mathematical calculation and logical comparisons. ALU operates on the data available in the main memory and sends them back after processing again to main memory. ALU कंप्यूटर सिस्टम के mathematical और logical operations. Today it is our third lecture from chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 का हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर है। हमारा आज का पहला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इसमें हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का इम्पैक्ट जो हमारी सोसाइटी पर आया है वो स्टडी करेंगे। मैं थोड़ी सी बुक रीडिंग करूँगा। ICT is increasing day by day and we use various ICT devices and equipment to accomplish specific tasks in our everyday lives. Today, we have various devices and technologies that impact our lives in different ways, like. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। हम अपने एवरीडे लाइफ में बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए ICT डिवाइसेस और इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। इन डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। इन्हीं चेंजेस के बारे में हम इस चैप्टर में फर्दर स्टडी करेंगे। The first topic we are going to study is artificial intelligence. Artificial intelligence या AI हमारा पहला टॉपिक है जो कि आज हम स्टडी करेंगे। बुक रीडिंग ही से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज़ कंसल्ट योर बुक्स। Artificial intelligence, that is AI, is where computer systems are created to behave like humans. For example, game playing, robotics, expert systems, languages, etc. The impact of AI in our daily life may include safer transport, improved medical care, speech recognition, problem solving, etc. AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कंप्यूटर का एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम मशीन लर्निंग के बारे में स्टडी करते हैं। हम कंप्यूटर सिस्टम में जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाते हुए हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हम कंप्यूटर सिस्टम को इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हम कंप्यूटर सिस्टम को डिटेल बताते हैं। डिटेल में दो चीज़ें शामिल हैं, नंबर 1 व्हाट टू डू एंड नंबर 2 हाउ टू डू।
व्हाट टू डू में हम कंप्यूटर सिस्टम को ये बताते हैं कि क्या टास्क परफॉर्म करना है, और हाउ टू डू में हम कंप्यूटर सिस्टम को वो कंप्लीट डिटेल बताते हैं कि ये टास्क कैसे परफॉर्म करना है। वो टास्क परफॉर्म करने के लिए डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस पर वन बाय वन काम करता है और हमारा गिवन टास्क परफॉर्म करता है। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाए गए प्रोग्राम्स में हम कंप्यूटर सिस्टम को सिर्फ ये बताते हैं कि क्या टास्क परफॉर्म करना है, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि वो टास्क कैसे परफॉर्म करना है। दैट मीन्स वी आर रिक्वायर्ड टू only tell the system what to do and we are not required to tell how to do। ये कंप्यूटर सिस्टम की इंटेलिजेंस है कि वो डिफरेंट सॉल्यूशंस में से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को चूज़ करता है और उसी सॉल्यूशन पर काम करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एआई हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट जगहों पर यूज़ हो रही होती है, लेकिन हमें ख़ुद भी इल्म नहीं होता कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एआई का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एआई का इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर एरोप्लेन्स में ऑटो पायलट मोड पर जहाज़ खुद ब खुद उड़ता रहता है और पायलट को उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेडिकल केयर में भी एआई यूज़ की जाती है। पर्टिकुलरली बहुत सारे एडवांस हॉस्पिटल्स में ऐसे सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं जो कि ख़ुद ब खुद चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और वो पेशेंट्स की लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। स्पीच रिकग्निशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और इस्तेमाल है। स्पीच रिकग्निशन में कंप्यूटर सिस्टम इस काबिल होता है कि उसके सामने जो भी अल्फाज बोले जाएं वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा जो डिफरेंट कमांड्स उसके सामने बोली जाएं, ऑटोमेटेड सिस्टम्स उन कमांड्स पर अमल करते हैं और जो भी ऑर्डर किया जा रहा है उस ऑर्डर के मुताबिक सिस्टम को रन करते हैं। एआई डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ की जाती है। इन प्रॉब्लम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें से एक टाइप एनपी प्रॉब्लम कहलाती है। एनपी प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सलूशन अगर कन्वेंशनल मेथड से निकाला जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है और कंप्यूटर सिस्टम बहुत ज़्यादा वक्त लगा देता है, लेकिन एआई के थ्रू बहुत कम वक्त में उसी प्रॉब्लम का सलूशन निकल आता है। इस तस्वीर में आप एक ऐसी कार को देख रहे हैं जो कि एआई बेस्ड सिस्टम्स के थ्रू चलाई जा रही है। कार में अवेलेबल डिफरेंट सेंसर्स और इसके डेटाबेस में अवेलेबल डिफरेंट मैप्स उसको चलने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो हम स्टडी करेंगे वो है बायोमेट्रिक्स। पहले बुक रीडिंग करते हैं, ज़रा बुक्स को देखिएगा। बायोमेट्रिक्स is where parts of a person body are used for identification purpose. For example, fingerprints, eye recognition, face recognition, voice recognition, etc. The impact of biometrics in our daily life may include security, record keeping, etc. बायोमेट्रिक्स से मुराद ये है कि किसी भी इंसान का कोई बॉडी पार्ट उसकी शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो बॉडी पार्ट्स शनाख्त के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं उनमें फिंगरप्रिंट्स हैं। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब इंसानों के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कोई से दो इंसानों के फिंगरप्रिंट आपस में मैच नहीं कर सकते। इस तरीके से फिंगरप्रिंट्स को हम शनाख्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड मेथड इज़ आई रिकग्निशन। दूसरा मेथड आई रिकग्निशन है। आई रिकग्निशन में आँख की पुतली का इस्तेमाल किया जाता है। हर इंसान की आँख की पुतली दूसरे से मुख्तलिफ होती है और वो उसकी वाहिद शनाख्त बन सकती है। थर्ड मेथड में भी फेस रिकग्निशन। तीसरा मेथड फेस रिकग्निशन हो सकता है। फेस रिकग्निशन में किसी भी इंसान के चेहरे के फीचर्स को स्कैन किया जाता है और उन फीचर्स की मदद से उसका एक खाका बनाया जाता है।
एक और मेथड वॉइस रिकग्निशन है। वॉइस रिकग्निशन से मुराद ये है कि किसी भी इंसान की आवाज़ के फीचर्स को इस्तेमाल किया जाए। किसी भी इंसान के वॉइस फीचर्स फॉर एग्ज़ाम्पल लाउडनेस, पिच, फ्रीक्वेंसी, ये दूसरे इंसान से डिफरेंट होते हैं और इनकी बेस पर उसे रिकग्नाइज़ किया जा सकता है। ये जितने भी फीचर्स हमने स्टडी किए हैं, इन फीचर्स के लिए इसका वर्किंग मैकेनिज़्म ये है कि पहले इन फीचर्स की एक डेटाबेस मेंटेन कर ली जाती है। उस डेटाबेस में सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन्स की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और जब भी कोई बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन सोर्सेज के थ्रू सिस्टम तक पहुंचती है तो सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल फीचर्स के साथ उसको टैली करता है। जहां पर एक मैच पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम ऑथेंटिकेट उसको कर देता है। इस तरह जिन पर्सन्स के बायोमेट्रिक फ़ीचर्स का मैच पॉजिटिव आता है वो ऑथेंटिकेटेड हो जाते हैं और जिन पर्सन्स का बायोमेट्रिक मैच पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव रिज़ल्ट आ जाता है, वो सारे पर्सन्स अनऑथेंटिकेटेड हो जाते हैं। बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए या रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। मुख्तलिफ़ जगहों पर इस तरह के लॉक्स यूज़ किए जाते हैं जो कि बायोमेट्रिक फ़ीचर्स के साथ ओपन होते हैं, उसके बग़ैर ओपन नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लॉक्स पर फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल होता है। ऑलरेडी अवेलेबल लोगों के फिंगरप्रिंट्स डेटाबेस में सेव किए गए होते हैं। सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र के फिंगरप्रिंट मैच पर दरवाज़ा खुल जाता है, अदरवाइज़ दरवाज़ा नहीं खुलता। इसी तरीके से डिफरेंट जगहों पर बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू अटेंडेंस लगाई जाती है। ये सब बायोमेट्रिक्स के इस्तेमाल हैं। और नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज़ विजन एनहांसमेंट। Vision enhancement is used to help people see objects better by using zoom facilities or enlarged text. For example, night vision goggles can send images to ICT devices to be processed and enhanced. विजन एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी किसी भी मंज़र को बड़ा करके या साफ और वाज़े करके दिखाती है। नाइट विजन गॉगल्स ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि अंधेरे में भी इमेजेस बनाकर आईसीटी डिवाइसेस को भेज सकती हैं ताकि उनको प्रोसेस किया जाए या उन्हें रिकॉर्ड किया जाए। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसी जगहों पर भी साफ़ और वाज़े तौर पर देखने के काबिल हो सके हैं जहां पर नॉर्मल लाइफ में देखा नहीं जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट में या फिर बहुत ठंडी जगह पर जहाँ पर जाकर इंसानी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, वहाँ पर भी हम रोबोटिक्स की मदद से ये चीज़ें देख सकते हैं। इसी तरह विजन एनहांसमेंट की वजह से बहुत माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को भी देखना पॉसिबल हो सका है। रोबोटिक्स आईसीटी का एक और यूजेज रोबोटिक्स है। रोबोट्स आर यूज्ड to perform wide range of tasks, for example defusing landmines and bombs, firefighting, space exploration, lifting heavy objects, etc. robots actually computer controlled machines होती हैं। रोबोट्स उस जगह पर भी काम कर सकते हैं जहां पर इंसान के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है या इवन इम्पॉसिबल होता है। रोबोट्स मुख्तलिफ़ तरह के काम कर सकते हैं, जैसा कि बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाना, बॉम्ब्स को नाकारा बनाना, फायर फाइटिंग या आग बुझाना। इसके अलावा स्पेस में डिफरेंट तरह के काम करना या भारी ऑब्जेक्ट्स उठाना वगैरह। बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन्हें परफॉर्म करने में इंसानी जान को ख़तरा होता है। ऐसी जगहों पर इंसानी जान को ख़तरे में डाले बगैर रोबोट्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ काम लिए जा सकते हैं। रोबोट्स गिवन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट काम कर सकते हैं। Robots are even serving as waiter in restaurants nowadays. The impact of robotics in our daily life
may include safer and efficient working environment with improved quality. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह पर रोबोट्स का इस्तेमाल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। इवन उनमें वेटर्स का काम भी रोबोट्स कर रहे होते हैं। इस वक्त जो दुनिया में कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है, इसमें हमने बहुत जगहों पर ये वीडियोस वगैरह देखी हैं जहां पर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में या किसी और सेंटर्स में रोबोट्स काम कर रहे हैं। रोबोट्स बीमारों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको मेडिसिन दे रहे हैं और उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नज़र आ रहा है जिसमें कुछ मैकेनिकल मशीन्स हैं जो कि एक्चुअली रोबोट्स हैं और वो कार मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं और कार मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। और नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज़ कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। CAT or computer assisted translation is a form of language translation which uses computer software to support and facilitate the translation process. For example, spell checkers, grammar checkers, electronic dictionaries, etc. It is helping tourists to communicate easily on their visit to other countries and places. It is also very effective in strengthening business relationships with other foreign countries. इस इमेज में अवेलेबल गूगल ट्रांसलेट के साथ साथ आप बहुत सारी सॉफ्टवेयर डिक्शनरीज भी देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर डिक्शनरी या गूगल ट्रांसलेट ये करते हैं कि आप इन्हें किसी भी लैंग्वेज का एक वर्ड प्रोवाइड करें, ये डिज़ायर्ड लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेशन करके आपको बता देते हैं। इसके अलावा इनमें ये फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है कि ये कंप्लीट सेंटेंसेस भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये डिक्शनरीज़ ना सिर्फ ये कि किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करते हैं बल्कि पूरे सेंटेंसेस को रीड आउट भी कर सकते हैं ताकि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज़र को पता चल सके। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो हम स्टडी करेंगे वो है 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग। बुक रीडिंग करते हैं। 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग displays products, objects and animated sequences three-dimensionally and enables seemingly real objects or animations to appear to float completely freely in space. Holograms are revolutionizing the world in different ways. Like in military, they are using 3D holographic maps of battle spaces. These techniques allow soldiers to three-dimensional terrain, look around corners, and help with mission training. होलोग्राम किसी भी चीज़ की 3 डायमेंशनल इमेज होती है जो कि बज़ाहिर असल की तरह नज़र आती है। होलोग्राम्स के थ्रू किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वो चीज़ होलोग्राम में बिल्कुल असल की तरह नज़र आ रही होती है। होलोग्राम के ज़रिए डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशंस की ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। इसके अलावा डिफरेंट और ट्रेनिंग हो सकती हैं लाइक कार ड्राइविंग या एरोप्लेन को उड़ाना या फिर इसी तरीके से डिफरेंट मेडिकल ऑपरेशंस। इस अवेलेबल पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक कार का 3D इमेज नज़र आ रहा है जिसमें कार का इंटीरियर और एक्सटीरियर डिटेल से दिखाया गया है। इसके राइट साइड पर अवेलेबल पिक्चर में आप एक पेशेंट देख सकते हैं। डॉक्टर एक 3D होलोग्राफिक इमेज में उसके हार्ट को टच कर रहा है और जिस जगह पर हार्ट है उसका इमेज आगे डिटेल से नज़र आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक हार्ट है और हार्ट का इमेज क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा, उससे फर्दर राइट साइड पर जो इमेज है उसमें आप हार्ट को उसके पार्ट्स के साथ देख सकते हैं कि हार्ट के कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल होते हैं और वो पार्ट्स बहुत डिटेल के साथ नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से डॉक्टर्स के लिए हार्ट को स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है, हार्ट को अंडरस्टैंड करना और इसके फंक्शन को समझना इजी हो जाता है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वर्चुअल रियलिटी।
VR or virtual reality is a computer-generated simulation of three-dimensional image or equivalent that can be interacted with a seemingly real or physical way by a person using special electronic equipment such as helmet with screen or gloves fitted with sensors. Next topic is cloud storage. Cloud storage, that is CS, is a cloud computing model in which data is stored on remote servers accessed from the internet or cloud. Cloud storage works through data center virtualization, providing end users and applications with virtual storage. क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एक मेन सर्वर है जिसमें एक बड़ी हार्ड डिस्क अवेलेबल होती है जिसे क्लाउड स्टोरेज का नाम दिया जाता है। इस इमेज में आप डिफरेंट क्लाउड स्टोरेज सर्वर्स के नाम देख सकते हैं जिनमें गूगल ड्राइव बहुत फेमस है। इसके अलावा iCloud, स्काई ड्राइव, बॉक्स, ड्रॉपबॉक्स, इस तरीके से और डिफरेंट iClouds अवेलेबल हैं। क्लाउड स्टोरेज रखने वाले सर्वर पर यूज़र कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। इस कनेक्शन के लिए आप इमेज में देख सकते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टैबलेट पीसी हो सकता है या मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप पीसी या स्मार्ट एलईडी। कोई भी मशीन यूज़ करते हुए यूज़र इंटरनेट क्लाउड के साथ कनेक्ट हो सकता है। इस क्लाउड के थ्रू वो सर्वर पर अवेलेबल अपनी ड्राइव को एक्सेस करता है और उसमें कोई भी अपना डाटा कॉपी कर सकता है या फिर ऑलरेडी अवेलेबल डाटा में से कुछ रीड कर सकता है। क्लाउड पर डाटा कॉपी करने के लिए उसको कोई फाइल अपने सिस्टम से अपलोड करना होती है, जबकि क्लाउड से डाटा को रीड करने के लिए उसको कोई भी फाइल क्लाउड पर से अपने सिस्टम पर कॉपी करके पेस्ट करना होती है, या जिसको आप डाउनलोड भी कह सकते हैं। इस तरीके से यूज़र जहां से चाहे किसी डिफरेंट कंट्री से या डिफरेंट सिटी से अपने डाटा को इजीली एक्सेस कर सकता है। इसके लिए उसको अपना कंप्यूटर सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो कहीं से भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके अपने डाटा को एक्सेस कर सकता है। Dear students, this is the end of our today's lecture. हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हो गया है। आपके सिलेबस के जो बाकी कोर्स कंटेंट्स रहते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा।